हेलो एवरीवन। बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिव्यू एंगेजमेंट की। रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर हमें दो स्टैंडर्ड कवर करने हैं, SRE 2400 एंड SRE 2410। प्रीवियस लेक्चर में हमने SRE 2400 को स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम SRE 2400 को कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे कंप्लीटली SRE 2410। अभी तक SRE 2400 में हमने क्या कवर किया था? बेसिकली यहां पर एक सीएन प्रैक्टिस, जो कि एंटिटी का ऑडिटर नहीं है, वो उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने के लिए आता है। रिव्यू बेसिकली अपने आप में एक लिमिटेड एग्जामिनेशन होता है, जहां पर जो प्रैक्टिशनर है, क्योंकि इसको आप या तो रिव्यूअर कह दीजिए या प्रैक्टिशनर कहिए, स्टैंडर्ड ने जो टर्म यूज करी है दैट इज प्रैक्टिशनर। तो जो प्रैक्टिशनर है बेसिकली वो वहां पर ऑडिट के कंपैरिजन में लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, और उनके बेसिस पर जो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलते हैं, यहां पर ऑडिट वर्ड मत यूज कर लेना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसको जो उसको जो प्रोसेस परफॉर्म करके जो लिमिटेड प्रोसेस परफॉर्म करता है, लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उन्हें परफॉर्म करके जो उसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आते हैं, उन्हीं के बेसिस पर वो कंक्लूजन को ड्रॉ करता है और उसी कंक्लूजन को वो यहां पर एक्सप्रेस करके आता है। यहां पर हमने ऑडिट के कंपैरिजन में कम काम किया, तो अकॉर्डिंगली जो ऑडिट में आपका एश्योरेंस लेवल था, इस एंगेजमेंट में आपका एश्योरेंस लेवल ऑडिट के एश्योरेंस लेवल के कंपैरिजन में डाउन होता है, और उसे हम बोलते हैं अपने आप में एक लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि केवल लिमिटेड प्रोसीजर्स आप रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर परफॉर्म करते हो। चीजें काफी हद तक सिमिलर वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसा कभी हमने ऑडिट में कवर किया था, लेकिन ऑडिट में ये चीजें बहुत डिटेल जाती हैं और रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर इस चीज को हम एक लिमिटेड मैनर में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट का एक टॉपिक SA 220 में कवर किया था, सिमिलर टॉपिक हमें यहाँ पे दिखाई दिया, और एग्जाम में उम्मीद कर सकते हो कि उसके ऊपर 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। जैसे ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर SA 210 में पहले हम प्री कंडीशन की बात करते हैं, फिर टर्म ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। सेम यही चीजें आपको रिव्यू एंगेजमेंट में भी परफॉर्म करनी है, लेकिन इस चीज का बच्चे ध्यान रखना कि रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर जब आप प्री कंडीशन की बात कर रहे हो या टर्म ऑफ एंगेजमेंट को लेकर बच्चे आप बात कर रहे हो, तो SA 210 का क्रॉस रेफरेंसिंग गलती से भी मत कर देना, क्योंकि वो एसए जो एप्लीकेबल होते हैं वो ऑडिटिंग एंगेजमेंट के लिए है, और आप यहां पर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, आप यहां पर रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो। सिमिलरली, जैसे एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हम SA 220 को लेते हैं, और यहां पर सिमिलरली एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट की हम बात कर रहे थे। चीजें काफी हद तक सेम वैसी ही दिखाई दी जैसा कि SA 220 में हुआ करती थी, लेकिन क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए आप यहां पर SA 220 को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि इसका एक ओवरव्यू क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, मटेरियल लेवल को सेट करते हैं, सेम चीज यहां पर भी होगी। फिर हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं एंटिटी के बारे में, उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले एफआरएफ के बारे में, सेम चीजें यहां पर भी होगी। अकॉर्डिंगली फिर हम परफॉर्म करते हैं, ऑडिट में हम डिटेल परफॉर्म करते हैं, यहां पर हम लिमिटेड परफॉर्म करते हैं। और दो प्रोसेस के नाम आपको बच्चे याद होने चाहिए कि रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर मेनली कौन से दो टेक्निक्स या दो प्रोसीजर एक रिव्यूअर परफॉर्म करता है। नंबर वन इंक्वायरी एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर। और उसके बेसिस पर अगर और आगे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आती हैं, लगता है कुछ स्पेसिफिक करने की रिक्वायरमेंट है, वो आप करिए, लेकिन मेनली दो टेक्निक ही यहां पर आप इस एंगेजमेंट के अंदर अप्लाई करके आते हो। इतनी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में कवर कर ली थी। अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा इसी एंगेजमेंट के अंदर SRE 2400 के अंदर रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट में आपने कुछ पढ़ा हुआ है? क्या कोई एसए का नंबर दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर, हमने कुछ एक एसए के अंदर रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में काफी डिटेल पढ़ा हुआ है? यस, होना चाहिए, आपको रिकॉल होना चाहिए, और वो एसए है SA 580, रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो पहले SA 580 में रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेके क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या बातें वहां पर हैं, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं,
इस इतना अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर चीजें एग्जैक्टली आपको कॉपी एंड पेस्ट होती हुई दिखाई देंगी। व्हाट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन? ये बेसिकली एक कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट, जो कि ऑडिटर कॉल करता है मैनेजमेंट से या वेयर एप्रोप्रिएट दोष चार विद गवर्नेंस से, उनसे उनकी कुछ जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हुए। और एस ए 580 कहता है कि ऑडिटर आप मैनेजमेंट से दोष चार विद गवर्नेंस से इन मामलों पे उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाइए। कौन कौन सी बातें? एक तो है कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ऑडिट करते हुए, क्योंकि अभी मैं रिव्यू की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। सेम चीजें आपको रिव्यू एंगेजमेंट में भी देखने को मिलेंगी। ये मत सोचना कि सर यहां पर ऑडिट वर्ड क्यों बोल रहे हैं, मैं 580 के रेफरेंस से अभी कुछ बातें कर रहा हूं। तो बेसिकली एस ए 580 में ऑडिटर मैनेजमेंट से या दोष चार विद गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करता है, उनसे उनकी कुछ जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हुए। और 580 में कहा है कि तीन बातें आप एक्नॉलेज करवाइए मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। पहला, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ऑडिट करते हुए ऑडिटर ने मैनेजमेंट से या दोष चार विद गवर्नेंस से जब जब कोई इंक्वायरी करी, कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहा, तो जो इंफॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड कराई है वो कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है। आपने ऐसा नहीं किया कि कोई इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं कराई या कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत नहीं दी है। इस वाली बात को मुझे आप लिख के दीजिए कि ऑडिट के दौरान जब जब मैंने आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, आपने मुझे वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एंड एक्यूरेट मैनर में आपने मुझे प्रोवाइड करवाया था। Second, preparation and presentation of financial statement as per the applicable FRF. And the last one is completeness of transaction, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में हुई थी, कि जिस फाइनेंशियल ईयर की मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट मैनर में रिफ्लेक्ट कर रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यानी किसी भी मैटेरियल ट्रांजैक्शन को लेकर किसी भी तरीके का कोई ऑमिशन तो नहीं है। इन वाली बातों पे आपने WR कॉल किया था। फिर एस ए 580 ये कहता है कि देखो इन तीन बातों पे तो आपको WR कॉल करना ही था, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एसए में रिक्वायरमेंट आती है WR कॉल करने की, तो वो एसए भी आपके ऊपर मैंडेटरी होता है। अकॉर्डिंगली जब जब किसी और एसए में किसी मैटर पर WR कॉल करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो WR आप मांग लीजिए। अब रिकॉल करिए कि ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर हमने किन किन बातों पर रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल किया था। 580 ने केवल तीन बातें बोली हैं कि इन तीन बातों पे आप WR कॉल कर लेना। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? सीपीटी, 580 की बात कर रहा हूं अभी। सीपीटी, सी इज फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टी फॉर ट्रांजैक्शन, कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इन तीन बातों पर WR कॉल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ऑडिट में केवल इन्हीं तीन बातों पे WR कॉल किया जाता है। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं ऑडिट में जहां पर आपसे WR कॉल करने के लिए कहा गया है, और अकॉर्डिंगली आप उन एसएस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो और आप वो रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करते हो। अब रिकॉल करते हैं कौन कौन सी बातों पर हमने ऑडिटिंग एंगेजमेंट में मैनेजमेंट से या दोष चार विद गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉल की थी। अगर रिकॉल कर सकते हो तो फ्रॉड, SA 240। सर आप मुझे लिख के दीजिए कि आपकी नॉलेज में जितने भी कंफर्म या सस्पेक्टेड फ्रॉड के मामले थे वो आपने मुझे बता दिए हैं, कोई भी ऐसा मामला आपने मुझसे छुपाया नहीं है। ये WR हमने फ्रॉड को लेकर SA 240 में कॉल किया था। सिमिलरली SA 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, कि मैनेजमेंट से मैं इन राइटिंग कंफर्मेशन लेता हूं, सर मुझे आप लिख के कंफर्म करिए कि आपकी नॉलेज में जितने भी कंफर्म नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के मामले थे वो सारे आपने मुझे बताए हैं, कोई भी मामला आपने मुझसे छुपाया नहीं है। ऐसे ही जो अकॉर्डिंग एस्टिमेशन है उसमें जो एजम्पशंस ली गई हैं रीजनेबल हैं, आपने जानबूझ के कोई गलत एजम्पशन तो नहीं ली है, इस वाली बात को मुझे आप लिख के कंफर्म करिए। आपकी नॉलेज में जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी की सारी आपने मुझे डिस्क्लोज करी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करी हैं, कुछ भी आपने नहीं छुपाया है। 560 गोइंग कंसर्न, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, 570 गोइंग कंसर्न को लेकर, इन सारी बातों पर हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल किए थे ऑडिट के अंदर। अकॉर्डिंगली सिमिलर मैनर में सोचिए बच्चे, जब आप रिव्यू एंगेजमेंट में जा रहे हो, क्या सेम रिटन रिप्रेजेंटेशन आप एक रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर भी
कॉल करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सेम चीजें आपको इस एंगेजमेंट के अंदर भी, रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर भी देखने को मिलेगी, बट फर्क ये है कि मैं यहां पर क्रॉस रेफरेंसिंग किसी भी एसए की नहीं करूंगा। क्लियर? चलिए, फिर 580 में टॉपिक आता है कि मैंने मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांगा और मैनेजमेंट ने मुझे डब्ल्यूआर नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे? भाई ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगने की रिक्वायरमेंट आती है, स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, मैंने तो मांगा, लेकिन मैनेजमेंट ने या दोस्त चार विद गवर्नेंस ने मुझे वो रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे आप क्या करेंगे? तो अगर मैंने मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांगा और मैनेजमेंट ने मुझे वो डब्ल्यूआर नहीं प्रोवाइड करा, तो मैं यहां पर मैनेजमेंट की या दोस्त शेयर विद गवर्नेंस की इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करूंगा। पहले मैं मामला उनके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दिखाई दिया कि वो जानबूझ के मुझे डब्ल्यूआर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मैं उनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करूंगा। यहां पर वर्ड आता है रीइवैल्यूएट करिए। अब बच्चा इस चीज को बहुत लाइटली पढ़ लेता है कि ठीक है रीइवैल्यूएट करूंगा। चलो, मैंने पूछा बच्चे से, बच्चे यहाँ पर रीइवैल्यूएट लिखा हुआ है कि आप मैनेजमेंट की और दो शेयर विद गवर्नेंस की इंटीग्रिटी को एक बार रीइवैल्यूएट करिए। तो रीइवैल्यूएट का मतलब क्या है? दोबारा से इवैल्यूएट करना। पहली बार इवैल्यूएट फिर आपने कब किया था? तो इसमें है कि अगर मैनेजमेंट से मैंने डब्ल्यूआर मांगा, दो शेयर विद गवर्नेंस से मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल किए, लेकिन वो मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप पहले इस मामले को लेकर डिस्कशन करिए मैनेजमेंट के साथ, दो शेयर विद गवर्नेंस के साथ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। डिस्कस करूंगा, भाई आपत्ति क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे आप डब्ल्यूआर प्रोवाइड नहीं करा रहे, डिस्कस तो करेंगे एक बार। फिर दिखा दिया कि मैनेजमेंट जो रीजन दे रहा है ऊट पटांग रीजन है, कि जानबूझ के मुझे डब्ल्यूआर देना ही नहीं चाहता। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आप मैनेजमेंट की, दो शेयर विद गवर्नेंस की इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करिए। अब रीइवैल्यूएट का मतलब हुआ दोबारा से इवैल्यूएट करना। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली बार आपने मैनेजमेंट की या दो शेयर विद गवर्नेंस की इंटीग्रिटी को कब इवैल्यूएट किया था? एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। जो टॉपिक था एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, चाहे वो ऑडिट का हो या रिव्यू का हो। तो वहां पर पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट, दो शेयर विद गवर्नेंस, उनके प्रिंसिपल ऑनर्स की इंटीग्रिटी कैसी है। उस टाइम पे इंटीग्रिटी हमको अच्छी दिखाई दी थी, तभी तो हमने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस दिया था। ठीक है, तो पहले हमने इनकी इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट किया, मुझे ये एंगेजमेंट सही लगा, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन अब जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डब्ल्यूआर नहीं मिल रहे, तो मैं यहां पर अब इनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करूंगा और फिर देखूंगा कि भाई इसका मेरी रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां बोलूंगा मैं प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन। भाई अगर ऑडिट से ऑडिटिंग एंगेजमेंट को रिव्यू एंगेजमेंट में कन्वर्ट करना है, तो ऑडिटर वर्ड को रिप्लेस कर देना प्रैक्टिशनर से और ओपिनियन वर्ड को रिप्लेस कर देना आप कंक्लूजन से। तो यहां पर जो प्रैक्टिशनर है वो डिटरमाइन करेगा एक पॉसिबल इफेक्ट की भाई एक एप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा और क्या पॉसिबल इफेक्ट निकल के आता है मेरे कंक्लूजन के अंदर इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। और अकॉर्डिंगली एसए कहता है, एसए 580, कि ऐसी सिचुएशन में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे के आइए कि जब मैं डब्ल्यूआर मांगता हूं और डब्ल्यूआर नहीं मिलता, तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए। यहां पर बोलूंगा मैं आपको डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन आप यहां पर दे के आएंगे। और इनकेस जो डब्ल्यूआर आपने मांगा और मैनेजमेंट ने आपको डब्ल्यूआर दिया, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है आपके एविडेंस के साथ, मतलब देखिए दो सिचुएशन है। एक तो आपने डब्ल्यूआर की कॉल करी लेकिन डब्ल्यूआर आपको नहीं मिला। दूसरी सिचुएशन कि आपको डब्ल्यूआर तो मिला, डब्ल्यूआर तो आपको मिले हैं, डब्ल्यूआर इज फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपको मिला, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है किसके साथ? आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, चाहे वो ऑडिटर है या वो प्रैक्टिशनर है, उसकी फाइंडिंग के साथ बच्चे ये मैच नहीं कर रहा। आपकी फाइंडिंग कुछ और कहती है और डब्ल्यूआर कुछ और कहता है। तो मैं अगेन यहां पर इस वाले इश्यू को एक बार मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा और दिखाई दिया कि नहीं मैनेजमेंट तो जानबूझकर गलत डब्ल्यूआर दे रहा है, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा कि आपके जो डब्ल्यूआर हैं दीज आर अनरिलायबल। तो सोचिए,
अगर डब्ल्यूआर अनरिलायबल है तो आप क्या करेंगे? दो सिचुएशन पे आपका दिमाग जाना चाहिए। एक तो अगर डब्ल्यूआर मिलता नहीं है, आप क्या करेंगे? और एक अगर डब्ल्यूआर जो मिला है वो इनकंसिस्टेंट है आपकी फाइंडिंग के साथ। इस इश्यू को लेकर मैनेजमेंट के साथ मैंने इस मैटर को डिस्कस किया और दिखाई दिया कि मैनेजमेंट जानबूझकर मुझे गलत डब्ल्यूआर दे रहा है। एक तरफ तो चलो ये मैनेजमेंट से गलती से हो गया, चीजें मैनेजमेंट की नॉलेज में भी नहीं थी, तो मैं डब्ल्यूआर को एक्सेप्ट कर सकता हूं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन मैनेजमेंट ने जानबूझ के तो नहीं दिया था ना। लेकिन अब प्रॉब्लम तो तब बहुत बड़ी हो जाती है अगर रिटेन रिप्रेजेंटेशन जो मुझे मैनेजमेंट से मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं, जानबूझकर गलत दे रहा है। तो उस केस में मैं सॉरी आपके डब्ल्यूआर पर विश्वास तो नहीं कर सकता। यहां पर डब्ल्यूआर बन जाते हैं आपके अनरिलायबल। और अगर रिटेन रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं इस मैटर को लेकर एक बार डिस्कशन करूंगा मैनेजमेंट के साथ, दोस्त शार विद गवर्नेंस के साथ, एंड अकॉर्डिंगली द प्रैक्टिशनर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन इन द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। और यहां पर भी आपको डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देना है, यानी कि अगर डब्ल्यूआर नहीं मिलते या डब्ल्यूआर गलत मिलते हैं तो दोनों ही केस में अल्टीमेटली प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के अंदर यहां पर एक डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देके आता है। यह है ऑल अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए एक बार रिटन रिप्रेजेंटेशन। The practitioner shall request management to provide a written representation that management has fulfilled its responsibilities described in the agreed term of engagement। भाई टर्म ऑफ एंगेजमेंट में कौन कौन सी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की हम बताते हैं कि भाई देखिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ आपकी जिम्मेदारी होगी। एक्सरसाइज करना necessary internal controls को so that preparation of financial statement may become free from material misstatement whether due to fraud and error, जिम्मेदारी आपकी होगी। to provide the practitioner with access to all information, additional information that practitioner may require for the purpose of review engagement and providing unrestricted access to all the person within the entity। ये जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। तो ये सारी जिम्मेदारियां टर्म ऑफ एंगेजमेंट में लिखी हुई होती है। यहां पर ये वाली बात आ रही है कि प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाएगा, वो जिम्मेदारियां जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट के अंदर मेंशन की गई थी। द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल इंक्लूड दैट, अब कुछ जिम्मेदारी यहां पर आ रही है। मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ and all the transactions have been recorded and are reflected in the financial statement। आप चाहें तो यहां पर तीसरा पॉइंट और लिख के आ सकते हो जो ऐसे 580 में आता है, क्योंकि मैंने आपको 3 पॉइंट बोले थे सीपीटी को लेकर। तो इन्होंने पी पॉइंट उठा लिया, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, और टी पॉइंट यहां पे ले लिया है ट्रांजेक्शन का। सी पॉइंट इन्होंने यहां पे कवर नहीं किया है, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी मांग सकता हूं भैया मुझे लिख के दीजिए रिव्यू एंगेजमेंट में जब जब आपसे इंक्वायरी की थी तो इंक्वायरी के रेस्पॉन्स में जो इंफॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड की थी वो कंप्लीट थी एंड एक्यूरेट थी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मुझे इनएक्यूरेट मैनर में या इनकम्प्लीट मैनर में प्रोवाइड नहीं करवाया था, ये पॉइंट भी यहां पर आ सकता है। तो सीपीटी आप याद रखेंगे इस जगह पर, सीपीटी। नाउ द प्रैक्टिशनर शेल आल्सो रिक्वेस्ट management's written representation that management has disclosed to the practitioner the identity of entities related party and all the related party relationship and transaction of which management is aware, significant fact relating to any fraud or suspected fraud known to management, known actual or possible non-compliance with the law and regulation for which the effect of non-compliance affect the entity's financial statement, all information relevant to use of going concern assumption, subsequent events are properly adjusted or disclosed in the financial statement। ये पॉइंट याद करने का एक अच्छा तरीका बताऊं कि किन किन मैटर पे आप डब्ल्यूआर कॉल कर रहे हो। थोड़ा स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस से आप चले जाना, स्टैंडर्ड का रेफरेंस कोट मत करना, ये स्टैंडर्ड्स के नंबर दिमाग में रहेंगे तो पॉइंट्स आप रिकॉल कर जाओगे कि और किन किन मैटर पे आप डब्ल्यूआर कॉल कर रहे हो। आप 240 ले लीजिए फ्रॉड, 250 ले लीजिए लॉ एंड रेगुलेशन, 550 उठा लीजिए रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट एंड गोइंग कंसर्न।
ये पॉइंट तो आ रहे हैं, देखिए। इसके अलावा आप अकाउंटिंग एजम्पशंस जो होती हैं इस पर आप कॉल कर सकते हो, कंटिजेंट लायबिलिटीज को लेके आप कॉल कर सकते हो। देखिए ध्यान से आगे, material commitments, contractual obligation or contingencies that have affected or may affect the entity's financial statement including disclosure, यहां पर contingent liabilities को लेके हो गया। material non monetary transaction or transaction for no consideration undertaken by the entity, कि एक तरफ भाई ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन तो है बट नॉन मॉनेटरी है, या फिर आपने ट्रांजैक्शन करी है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ऐसी चीजों पे भी आप डब्ल्यू आर कॉल कर सकते हो। नाउ अब वही दो बातें, अगर मैनेजमेंट डब्ल्यू आर नहीं देता या डब्ल्यू आर देता है लेकिन वो अनरिलायबल है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो लास्ट कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि मैं वहां पर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे के आऊंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। If management does not provide one or more of the requested written representation, the practitioner shall discuss the matter with management and those charged with governance, re-evaluate the integrity of management and TCWG, and take appropriate action, including determining the possible effect on the conclusion in the practitioner report. The practitioner shall disclaim a conclusion on the financial statement or withdraw from engagement if withdrawal is possible under the applicable law and regulation as appropriate if WR are not reliable या मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड WR। भाई अगर मैनेजमेंट WR नहीं दे रहा या WR दे रहा है लेकिन वो रिलायबल नहीं है, रिलायबल ना होने का मतलब कि WR आपकी फाइंडिंग के साथ मैच नहीं कर रहा। मैनेजमेंट कह रहा था कि भाई जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलेशनशिप है, वो प्रॉपरली हमने अकाउंट फॉर करके डिस्क्लोज करा है, लेकिन रिव्यू में इंक्वायरी करने से ही कुछ एक आधा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन ऐसी आपको मिली जो कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं कर रखी थी। आपकी फाइंडिंग कुछ और कह रही है, WR कुछ और कह रहा है। मैनेजमेंट के साथ बैठ के एक बार डिस्कस करा और मालूम चलता है कि नहीं, मैनेजमेंट जानबूझ के गलत WR दे रहा है ये, उस केस में WR क्या निकलेंगे, अनरिलायबल। ऐसे केस में क्या दीजिए, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। सर क्या विड्रॉ कर सकते हो? बेटा विड्रॉ करना तो हमेशा आपका अधिकार है। अगर मैनेजमेंट WR नहीं दे रहा या WR गलत देता है, तो अगर आपके लिए विड्रॉ करना पॉसिबल है तो अकॉर्डिंगली आप यहां से विड्रॉ करिए। और इनकेस अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं तो कंप्लीटली रिपोर्टिंग करके आऊंगा, तो करिए, लेकिन रिपोर्ट जो होगी उसमें डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन ही जाएगा। आप वहां पे कोई और तरीके से मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड कंक्लूजन नहीं दे सकते। वहां पर अल्टीमेटली आपको डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन ही देना पड़ेगा। वैसे तो टॉपिक अच्छा था लेकिन बहुत सिंपल था, और मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रिटन रिप्रेजेंटेशन पे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर भी 580 अगर दिमाग में था तो उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और इनके 580 चलो अगर भूल भी चुके थे, तो जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है उसके बेसिस पर भी ये सारा प्रोविजन, सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे। इवेल्युएटिंग एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर्स परफॉर्म। देखिए ध्यान से, जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए कौन कौन से थे। रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर मुझे पता है कि मैं दो ही मेन प्रोसीजर इस एंगेजमेंट के अंदर परफॉर्म करता हूं। कौन सा? एक होता है इंक्वायरी और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपने ये जो दो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इन्हें परफॉर्म करके आपके पास एविडेंस आ रहे हैं। इन एविडेंस को आप इवेलुएट कर रहे हो कि whether these evidences are sufficient and appropriate or not। अगर जो एविडेंस आपको मिले हैं, अगर आपको लगता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हैं, तो आप यहां पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। और इनकेस आपको लगता है कि नहीं, इंक्वायरी या एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करके अभी मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं आए हैं, तो अपने इन प्रोसीजर को फर्दर आप एक्सटेंड करिए, यानी कि और ज्यादा इंक्वायरी करिए और ज्यादा एनालिटिकल प्रोसेसर या और जो प्रोसेसर आपको सही लगे वो परफॉर्म करिए, ताकि अल्टीमेटली आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल सके। इस स्टैंडर्ड के अंदर मैंने कल भी कहा था लास्ट लेक्चर में, आज भी बोल रहा हूं कि अगर मैंने कहीं पर भी SAAE लिखा हुआ है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस,
तो इसमें से एक ए को आपको स्किप करना है, आपको इसको पढ़ना है लाइक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट वर्ड यहां पे नहीं होगा। द प्रैक्टिशनर शेल इवेलुएट वेदर, एक ए में यहां से कट कर रहा हूं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। सर एग्जाम में क्या मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूं? ना, एग्जाम में आप कंप्लीट लिख के आएंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये शॉर्ट फॉर्म जो मैंने यूज करा हुआ है ये एग्जाम में आपको यूज नहीं करना। The practitioner shall evaluate whether sufficient and appropriate evidence has been obtained from the procedures performed, and if not, अगर नहीं मिले, the practitioner shall perform other procedures judged by the practitioner to be necessary in the circumstances to be able to form a conclusion on the financial statement. तो आपको बस ये देखना है कि भाई मैंने अभी तक जो काम करा है, जो मैंने इंक्वायरी करी है, जो मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, इन्हें परफॉर्म करके जो एविडेंस मुझे मिले हैं वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। इनकेस अगर है कंक्लूजन को ड्रॉ करिए, और इनकेस अगर ये नहीं है फिर देखिए कि फर्दर प्रोसेस आपको कौन से परफॉर्म करने चाहिए ताकि आप बेटा कंक्लूजन करने के पर्पस के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को आप ऑब्टेन कर पाओ। In some circumstances, the practitioner may not have obtained the evidence that the practitioner had expected to obtain through the design of primarily inquiry and the analytical procedure and procedures addressing the specific circumstances. In these circumstances, the practitioner may extend the work performed. भाई ठीक है, जो एविडेंस मैं उम्मीद कर रहा था वो एविडेंस मुझे नहीं मिले हैं, तो आप क्या करोगे? भाई जो मैंने काम करा है उसको मैं फर्दर और एक्सटेंड करूंगा या फिर परफॉर्म करूंगा कुछ और अदर प्रोसीजर। when neither of these is practicable, in the circumstances the practitioner will not be able to obtain sufficient appropriate evidence to form a conclusion and is required to determine the effect on the practitioner report or the practitioner ability to complete the engagement। सोचिए कि अगर जो एविडेंस में उम्मीद कर रहा था मैंने अपने प्रोसेस परफॉर्म करके वो एविडेंस ऑब्टेन नहीं किए, ठीक है, मैं अपने काम को और एक्सटेंड करूंगा या कुछ और प्रोसेस परफॉर्म करूंगा, लेकिन ये करने के बावजूद भी मेरे को अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहे, तो नालायक को जरा ध्यान से आप सोचना कि ऑडिट के अंदर ये सर्कमस्टांसेस हमने कहीं कवर करी हैं कि अगर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बिकॉज ऑडिट की बात कर रहा हूं ऑडिट वर्ड यूज कर सकता हूं, अगर मुझे ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो उस केस में आप क्या करते हो? अगर ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो आप क्या करते हो? मैं पॉसिबल इफेक्ट देखता हूं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर वो मटेरियल प्लस परवेसिव जा रहा होता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे के आते हो, और चीजें अगर मटेरियल होती हैं बट परवेसिव नहीं होती हैं उस केस में आपने कुछ क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करी है, ठीक है। ये चीजें मैं बोल सकता हूं बच्चे, स्टैंडर्ड जो ओपिनियन को लेकर हैं आपके ऑडिट में वो सारे कवर हो चुके हैं, तो ये वाली बात समझ में आपको आई होगी कि अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है और जो पॉसिबल इफेक्ट निकल के आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इन मैटर का, वो अगर मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर होता है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाती है। एग्जैक्टली है, या तो मैं यहां पर एक क्वालिफाइड कंक्लूजन एक्सप्रेस करके आऊंगा या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन में यहां पर अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के अंदर देके आऊंगा। हाँ, इनकेस अगर मैनेजमेंट ने मेरे काम के ऊपर लिमिटेशन लगाई थी, मैं देखिए आपके पास दो चीजों की वजह से आपके पास शायद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना आ पाए। कौन कौन सी? भाई या तो सरकमस्टांस ऐसी हो रही हैं कि मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं आ रहे, या मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगाई थी। अगर मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगा दी थी जिनकी वजह से आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आ रहे थे, तब उस केस में अगर आप इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करना चाहते हो और विड्रॉ करना अगर पॉसिबल है तो आप यहां पर विड्रॉ करके भी आ सकते हो। देखो इससे ध्यान से, इसने दो चीजें बोली हैं, where neither of these practicable, in the circumstances the practitioner will not be able to obtain sufficient appropriate evidence to form a conclusion and is required to determine
द इफेक्ट ऑन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, यहां पे तो डिस्क्लेमर जाएगा या फिर क्वालिफाइड कंक्लूजन जाएगा, या और क्या कहा है, ऑन द प्रैक्टिशनर्स एबिलिटी टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, ये कब जाएगा, ये वाली सिचुएशन तब आएगी अगर मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगाई थी, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, या दोष चार्ज विद गवर्नेंस, जिसकी वजह से आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो भाई मैं इस एंगेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं बीच में से ही इस एंगेजमेंट को ओके टाटा बाय बाय बोल दूंगा, जहां पर लॉ के अकॉर्डिंग विड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल हुआ तो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एग्जाम में सर क्वेश्चन बनने के चांस इस टॉपिक के ऊपर भी मेरे अकॉर्डिंग, ये जो टॉपिक डिस्कस किया है अभी हमने छोटा सा, इवेल्युएटिंग एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर्स परफॉर्म, मेरे अकॉर्डिंग इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आएगा। WR सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पॉसिबल होगा? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग WR के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। जितने क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल थे वो लास्ट लेक्चर में या तो हम कवर कर चुके हैं, और इस लेक्चर में जो आपका रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट होगा वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल होगा। हाँ, अभी कुछ और अच्छी बात है देखो मुझे करनी है, ओपिनियन के अलावा, रिपोर्टिंग के अलावा और भी कई सारी बातें आएंगी। जैसे ऑडिट में हम बात करते हैं ओपिनियन की, तो रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर हम बात किसकी करेंगे, कंक्लूजन की। जैसे ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर ओपिनियन दो तरह के थे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। एग्जैक्टली रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर भी कंक्लूजन आपके दो तरह के होंगे, या तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन या फिर मॉडिफाइड कंक्लूजन। जिस तरह से ऑडिट में हम मॉडिफाइड ओपिनियन को फर्दर तीन तरह से देखते थे कि मॉडिफिकेशन किस तरह से होगा, इट मे बी आइदर एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एग्जैक्टली इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट जो मॉडिफाइड कंक्लूजन है वो तीन तरह का पॉसिबल है, या तो एडवर्स कंक्लूजन या क्वालिफाइड कंक्लूजन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। सर ये एडवर्स ओपिनियन कब जाती है, जब मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती हैं, परवेसिव नेचर की होती हैं, तो ऑडिट में आपने एडवर्स ओपिनियन दिया था। एग्जैक्टली इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट चीजें बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट हैं, केवल ओपिनियन वर्ड को रिप्लेस करके पढ़ देना आप कंक्लूजन के साथ। तो जहां पर आपको एडवर्स ओपिनियन कब फ्रेम करनी है, अगर वो आपकी नॉलेज में है, तो कब एक एडवर्स कंक्लूजन फ्रेम किया जाएगा, कब एक क्वालिफाइड कंक्लूजन फ्रेम किया जाएगा, या कब डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन फ्रेम किया जाएगा, चीजें सेम वही हैं जैसा हमने ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर पढ़ा था। हाँ लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो ध्यान से देखना। ऑडिट की बात करते हैं, वहां पर चलता है वर्ड ओपिनियन, और ओपिनियन में आपकी एक ओपिनियन आती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब अगर मैं रिव्यू की बात करता हूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो रिव्यू में ओपिनियन वर्ड को हम किससे रिप्लेस करते हैं बच्चे, कंक्लूजन से। और यहां पर जैसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो रिव्यू में कौन सा आ जाएगा, एक कंक्लूजन, एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड कंक्लूजन वाले केस में अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। देखिए ध्यान से, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसे बोल के आते हो ना, वैसे तो काफी एक लंबा सेंटेंस ड्राफ्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या इंडिकेट करती है, एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या इंडिकेट कर रही है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि ऑडिटर ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, यही एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन इंडिकेट करती है। देखिए ध्यान से, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन कैसे दिया जाएगा, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में आप क्या बोल के आएंगे,
कि मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, या इसको ऐसा पढ़िए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यानी बात तो आप सही कह के आ रहे हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा है ना, नेगेटिव सेंटेंस को आपने यूज करके लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। भाई, या तो मैं कहूं कि इस लड़के पर ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिए, कोई लड़का है सपोज, कहा कि इस बच्चे के ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिए। मैंने कहा कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, या ये लड़का गंदा नहीं है, या ये लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दोनों बातों का मतलब तो सेम निकल के आ रहा है कि लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दोनों बातों का मतलब तो सही है, लेकिन कहां पर आपका जो एश्योरेंस लेवल है बोलने में वो हाई जा रहा है। भाई एक तरफ मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, सीधा बोला भाई साहब, सीधी बात, नो बकवास, सीधा बोला मैंने कि भाई हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। दूसरी तरफ यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। ठीक है, क्या यहां पर इतना हाईली कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी बात बोल के आ रहा हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर आपका एश्योरेंस लेवल क्या था, ऑडिट के कंपैरिजन में डाउन था। तो जहां पर एश्योरेंस लेवल आपका अच्छा होता है, रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं हम ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर, तो वहां पर आप बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बात बोल के आते हो। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर देखा जाए तो बात तो मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बोलने का मेरा एक लहजा है, एक तरीका है, वो तरीका ये कह रहा है कि नहीं यार, ऑडिटर या प्रैक्टिशनर, नॉट ऑडिटर, प्रैक्टिशनर अपनी बात में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों नहीं हो भाई? भाई लिमिटेड काम करा है, लिमिटेड काम करके इतना हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस की वर्डिंग के साथ मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। तो इसको बोलते हैं एक मॉडरेट एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब एक तरह का मॉडरेट एश्योरेंस, जहां पर मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस में एक सही बात बोल के आ रहा हूं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। या एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई साहब बिल्कुल सही है। दोनों बातों को बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, बोलने की टोन से ही देखो आइडिया हो जाता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। डिफरेंस है ना। हाँ, तो रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर आप जब अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देके आते हो, तो बात भले ही आप ये कह के आ रहे हो कि चलिए ठीक है सही है, लेकिन उस बात को थोड़ा सा नेगेटिवली आप बोल के आते हो। इसको बोलते हैं एक तरह का मॉडरेट एश्योरेंस, जो अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस की ड्राफ्टिंग के साथ आता है कि मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो बचपन में पढ़ा था, बचपन में आपने पढ़ा था ना कि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है, कि एक नेगेटिव यहां पर आ गया, एक नेगेटिव यहां पे आ गया, तो ये दोनों मिलकर पॉजिटिव ही हो गया अल्टीमेटली। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर थोड़ा नेगेटिव मैनर में आप अपनी बात बोल के आते हो। बात समझ में आ रही है? तो चीजें सेम वैसी ही हैं जैसा ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर थी। जैसे वहां पर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, यहां पर अनमॉडिफाइड कंक्लूजन है। जैसे वहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन था, यहां पर मॉडिफाइड कंक्लूजन है। एग्जैक्टली जिस तरीके से हम ये पढ़ के आते थे कि कब एक एडवर्स ओपिनियन जाएगी, कब एक क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी, या कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, सेम चीजें यहां पर भी आती हैं। अगर चलिए अगर बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की, तो एडवर्स ओपिनियन कब आपकी जा रही थी? एक बार रिकॉल कर लीजिए, यहां पे काम थोड़ा सा मेरा आसान हो जाएगा। एडवर्स ओपिनियन कब जा रही थी? जब मैटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, जिनका की नेचर, इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर परवेसिव जा रहा था। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, ओवरऑल यानी सब कुछ हिला के रख देना। तो परवेसिव इंपैक्ट के साथ अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज कॉल्ड एज परवेसिव नेचर। तो जब एडवर्स ओपिनियन कब जा रही है कि भाई मिस स्टेटमेंट है, मैटेरियल है बट परवेसिव नेचर की है। लेकिन अगर
मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट नॉट परवेसिव, कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तब उस केस में ऑडिट में आपने एक क्वालिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस किया था। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? बेसिकली ये अपने आप में एक तरह से अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही होती है, बट अलोंग विद सम किंतुस एंड परंतुस। क्या सब कुछ ठीक है बट एक प्रॉब्लम है? तो जब जब हमने कहा बट सब कुछ ठीक है बट एक प्रॉब्लम है, तो ये आपने एक्सेप्शन लगा दी। तो जब मैं अल्टीमेटली तो क्लीन रिपोर्ट दे के आ रहा हूं, बट साथ में कुछ एक्सेप्शंस को मैं ऐड करता हूं, तो ये बन जाती है अपने आप में एक क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वाले केस में दो तरह की ओपिनियन पॉसिबल है, दोनों एक साथ नहीं होंगी, या तो ये होगी एडवर्स होगी या क्वालिफाइड है। अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट का टोटल कंबाइंड इफेक्ट परवेसिव जाता है तो आप एडवर्स करके आते हो। मैटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तब उस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन को देख के आते हैं। सेम यहां पर भी होगा, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव जा रहे हैं तो मैं एडवर्स कंक्लूजन बोलूंगा। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट परवेसिव नहीं है तो मैं क्वालिफाइड कंक्लूजन की बात करूंगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है और मैटेरियल मैटर को लेकर है जिनका पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव जाता है, तो ऑडिट वाले केस में हम देकर आए थे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि भाई ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पाए किसी भी मैटेरियल मैटर या मैटर्स को लेकर जिनका कि पॉसिबल इफेक्ट बोले तो कि अगर यहां पे गलती हुई तो वो गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक मैटेरियल इफेक्ट तो डाल सकती हैं, वो परवेसिव हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगर वो परवेसिव हुआ तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, लेकिन अगर वो परवेसिव नहीं हुआ, मैटेरियल मैटर है लेकिन पॉसिबल इफेक्ट मुझे परवेसिव दिखाई नहीं दे रहा, तब उस केस में वो क्वालिफाइड कंक्लूजन या क्वालिफाइड ओपिनियन की ओर आप मूव कर जाते हो। ये चीजें बहुत डिटेल कवर कर चुके थे हम SA 700 सीरीज के अंदर जब हमने ऑडिटिंग एंगेजमेंट को कवर किया था। फिर भी रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर सिमिलर मैनर में कंक्लूजन आपको ड्रॉ करने हैं, तो बस इतना सा बस दिमाग में रखिए कि मुझे ओपिनियन वर्ड को रिप्लेस कर देना है कंक्लूजन के साथ। अदरवाइज जैसा आपने ऑडिटिंग एंगेजमेंट में पढ़ा हुआ था सेम वही चीजें आपको यहां पर कॉपी एंड पेस्ट होती हुई दिखाई देंगी, एक्सेप्ट फॉर जो वर्डिंग है। ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बात बोल के आ रहे थे, सही बात, लेकिन यहां पर भी अगर मुझे सही बात बोल रहा हूं कि ठीक है भाई ट्रू एंड फेयर है, लेकिन ये सही बात भी आप यहां पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोल के नहीं आएंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे कि भाई मुझे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। कुछ इस तरह से सेंटेंस की हम यहां पर ड्राफ्टिंग करते हैं। समझते हैं, देखिए एक बार कंक्लूजन को कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस कंक्लूजन के बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आ जाएगा प्रैक्टिशनर की रिपोर्टिंग को लेकर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इन फॉर्मिंग कंक्लूजन द प्रैक्टिशनर शैल आल्सो कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द रिव्यू। ऑडिट में सिमिलर टॉपिक कहां पर होता है? SA 450 के अंदर, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या कह रहा है ये? मैंने रिव्यू करा और रिव्यू करके मुझे मिल जाती हैं मिस स्टेटमेंट। तो रिव्यू करके अगर मुझे मिस स्टेटमेंट मिल जाती हैं तो पहले मैं ही देखता हूं कि भाई ये मैटेरियल है या नहीं है। उसके लिए आपने जो मैटेरियल लेवल सेट किए थे उनके साथ आप कंपेयर करते हो और फिर इन मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को आप कम्युनिकेट करते हो मैनेजमेंट को विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट देम। तो भाई ये गलतियां मिली हैं, इनको आप सही कर दीजिए। आप सोचिए कि आप रिव्यू कर रहे हो और रिव्यू करते हुए आपको बहुत सारी मिस स्टेटमेंट मिलती हैं। आपने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने अगर सब कुछ सही कर दिया तो अब तो कहीं पर भी कोई मिस स्टेटमेंट बची ही नहीं। बट अगर आपने मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करी और मैनेजमेंट ने उनको सही नहीं किया, या तो सारी की सारी सही नहीं करी या कुछ करा कुछ नहीं करा,
तो जितनी भी गलतियां अब सही नहीं हुई हैं उनको आप एग्रीगेट करिए। तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो मिस स्टेटमेंट जो आपने आइडेंटिफाई की थी, मैनेजमेंट को या दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को आपने कम्युनिकेट करा, बट उन्होंने सही करने से मना कर दिया, उसे हम बोलते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो प्रैक्टिशनर क्या काम करेगा? मैं इन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को एग्रीगेट करूंगा, इन सबको मैं जोड़ूंगा और देखूंगा कि ये इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट हो सकता है कोई एक सिंगल मिस स्टेटमेंट मटेरियल बन रही हो, या हो सकता है कि वो सिंगल ही तो नहीं बन रही हो, बट अगर उसको मैं ऐड करता हूं, एग्रीगेट करता हूं, तो शायद वो मटेरियल बन जाए। तो अब जो मिस स्टेटमेंट सही नहीं हुई हैं, क्या इनको जब मैं एग्रीगेट करता हूं तो क्या ये मटेरियल बन जाती हैं? इनकेस अगर ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट बन जाती हैं तो मैं यहां पर एक मॉडिफाइड कंक्लूजन दूंगा। और अगर एग्रीगेट करने के बावजूद भी ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं बनती हैं, तब उस केस में मैं यहां पर एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन को एक्सप्रेस करके आऊंगा। तो in forming conclusion, the practitioner shall also consider the impact of uncorrected misstatement identified during the review and qualitative aspect of the entity's accounting practice, including indicator of possible bias in the management judgment. Sir, what is called qualitative? चीजें बेटा जो मटेरियल होती हैं वो दो वजह से हो सकती हैं। एक तो अपनी क्वांटिटी की वजह से, और दूसरा बच्चा आपकी क्वालिटी की वजह से। ध्यान से देखो, तो जब मैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट निकाल रहा हूं, यानी कि मैं मिस स्टेटमेंट के साइज के बेस पर कि कितने अमाउंट की है मैं डिटरमाइन कर रहा हूं कि ये मटेरियल है या नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर अमाउंट से मतलब ही नहीं है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए, तो क्या मैं यहां पर इसे किसी अमाउंट के साथ कंपेयर करूंगा, या ये चीजें अपनी क्वालिटी की वजह से मटेरियल बन रही हैं? ये चीजें अपने क्वालिटी की वजह से मटेरियल बन रही हैं। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन गलत किया हुआ है, या मैनेजमेंट ने जानबूझ के गलत जजमेंट लिए हुए हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग एस्टीमेट गलत जा रहे हैं। तो ये चीजें अपने क्वालिटी की वजह से भी मटेरियल बन सकती हैं, और अकॉर्डिंगली चीजें अगर या तो क्वांटिटी की वजह से मटेरियल हो या क्वालिटी की वजह से मटेरियल हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मिस स्टेटमेंट बन रही हैं, तो मैं यहां पर अपने अकॉर्डिंग एक मॉडिफाइड कंक्लूजन की ओर मूव कर जाऊंगा। लेकिन अगर चीजें मटेरियल नहीं है, क्वांटिटी या क्वालिटी की वजह से चीजें मटेरियल नहीं बन रही हैं, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं उस केस में एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन ड्रॉ करके आऊंगा। If financial statements are prepared using a fair presentation framework, the practitioner's consideration shall also include. सर ये कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहा है? जनरली जब हम ओपिनियन देते हैं तो दो तरह से मूव कर जाती है, अगर एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या फिर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में मैं ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता हूं, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे अगर रिपोर्टिंग होती है तो मैं वहां पर यह कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मैटेरियल रेस्पेक्ट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। वहां पर आप एफआरएफ की कंप्लायंस को लेकर आप रिपोर्ट करते हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जो कि जनरली होता ही है, द प्रैक्टिशनर्स कंसिडरेशन शेल आल्सो इंक्लूड the overall presentation, structure, and content of the financial statement in accordance with the applicable FRF, and where financial statement including related notes to accounts appear to represent the underlying transaction and event in a manner that achieve fair presentation or give a true and fair view as appropriate in the context of financial statement as a whole. अब खुद सोचिए, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, लेकिन जो डिस्क्लोजर्स आने चाहिए थे एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो डिस्क्लोजर वहां पे अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते? मैं उस केस में यही कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में मैं एफआरएफ की कंप्लायंस चेक कर रहा हूं, और जो रिलेटेड नोट्स वगैरह होते हैं उनको एक बार वहां पर आप रिव्यू में कवर करते हो। The practitioner's conclusion on the financial statement, whether unmodified or modified,
shall be expressed in the appropriate form in the context of FRF applied in the financial statement. तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस हैं, रीड ओनली में से कवर करना, रीड ओनली। क्वेश्चन मेनली जो बनने के चांस होंगे बेटा जी इस स्टैंडर्ड के ऊपर, जितना हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे वहां पर, या आज के इस लेक्चर में जो मुझे लगता है अल्टीमेटली जो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट का एक फॉर्म एंड कंटेंट होगा उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल होगा। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, सेम वैसी निकल के आ रही है जैसा ऑडिटिंग एंगेजमेंट में थी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, अब कोई नई चीज नहीं है, बस सोचो कि जस्ट लाइक कि आप ऑडिट एंगेजमेंट में हो और हम एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ रहे हैं, चीजें बहुत अच्छा समझ में आएंगी आपको। द प्रैक्टिशनर shall express an unmodified conclusion in the practitioner report on the financial statement as a whole when practitioner has obtained limited assurance to be able to conclude that nothing has come to the practitioner's attention that causes the practitioner to believe that financial statements are not presented in all material respect in accordance with the applicable FRF. ऑडिट में हम बात करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, यहां पर बात कर दी गई है एक लिमिटेड एश्योरेंस की। और जरा सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता, बात बिल्कुल सही बोल रहा है लेकिन थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बोल रहा है। जब हम ऑडिट के अंदर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने क्लियर बोल दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बट यहां पर वही बात को थोड़ा सा घुमाकर नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हुए आपको बोलनी है। कैसे बोला गया देखिए ध्यान से, नथिंग हैज कम टू दी प्रैक्टिशनर अटेंशन, कि भाई मेरी नॉलेज में मेरी अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो कि मुझे विश्वास दिला दे, दैट कॉज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव, जो कि मुझे ऐसा विश्वास दिलाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते या इस पर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरी नॉलेज में नहीं है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मैटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे आपको? केवल यहीं पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर आप अपनी ओपिनियन को सीधा बोल के आते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन यहां पर हम लिमिटेड एश्योरेंस की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑडिट के कंपैरिजन में लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए, केवल इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर ये मैंने परफॉर्म किया था, तो इतना हाई एश्योरेंस के साथ मैं अपनी बात रख के नहीं आ सकता। तो एक मॉडरेट एश्योरेंस रखते हुए मुझे अपनी बात रखनी होगी। किस तरह से? नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट causes the practitioner to believe that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. When practitioner expresses an unmodified conclusion, the practitioner shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phrases as appropriate. लेकिन प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट के अंदर अनमॉडिफाइड कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्डिंग्स, कौन सा फ्रेज वो यूज करेगा? इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। पहला दिया, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view or do not present fairly in all material respect in accordance with the applicable FRF। ये है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे बनता है, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सर ये क्या बात बोल दी आपने? मैंने पहले भी कहा था बच्चे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह से बन सकते हैं, या तो वो एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर है या वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क पर है। यानी कि आप जो अपनी बात रखेंगे या तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर अपनी बात रखोगे या कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे आप अपनी बात रखोगे। इंडिया के अंदर जनरली जो प्रैक्टिस चलती है वो ए पॉइंट वाली ही चलती है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी एस 700 में बच्चे आपके साथ डिस्कस किया था कि या तो
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे हम रिपोर्टिंग करते हैं या कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे हम रिपोर्टिंग करते हैं? जब हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क पर रिपोर्टिंग करते हैं तो हम केवल ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मैटेरियल रेस्पेक्ट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। मैं फिर वहां पर ट्रू एंड फेयर व्यू की बात नहीं करता। ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कब होगी? इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे बने हुए हैं और ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप रिव्यू कर रहे हो और एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view or do not present fairly in all material respect in accordance with the applicable FRF। या फिर अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF। Clear? Modified conclusion ये कब जाएगा? दो परिस्थितियां, अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती हैं तो जाएगा, या फिर प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव है, तो एडवर्स कंक्लूजन। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट परवेसिव नहीं है, तब उस केस में जाएगा एक क्वालिफाइड कंक्लूजन। आप किसी मैटेरियल मैटर पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, उसका पॉसिबल इफेक्ट जो पड़ रहा है परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। लेकिन उसका पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव नहीं है बट मैटेरियल है, तब उस केस में जाएगा एक क्वालिफाइड कंक्लूजन। मॉडिफाइड कंक्लूजन, the practitioner shall express a modified conclusion in the practitioner report on the financial statement as a whole when the financial statements are materially misstated या the practitioner is unable to obtain sufficient appropriate evidence। एक काट देना, ये वाली बात बेटा मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, ठीक है, ये गलती हुई है मेरे से। sufficient appropriate evidence बोलेंगे, ऑडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। The practitioner is unable to obtain sufficient appropriate evidence in relation to one or more item in the financial statement that are material in relation to financial statement as a whole। When the practitioner modifies the conclusion expressed on the financial statement, the practitioner shall use the heading qualified conclusion या एडवर्स कंक्लूजन या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन एज एप्रोप्रिएट। रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर से ऑडिट को। जब ऑडिट में आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे के आते हो तो जो आपका ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसकी हेडिंग रहती है केवल ओपिनियन। यानी कि जब मैं यहां पर एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन को एक्सप्रेस करूंगा तब उस केस में जो मेरा कंक्लूजन पैराग्राफ होगा उसकी जो हेडिंग रहेगी दैट विल बी ओनली कंक्लूजन। लेकिन जहां पर मैंने कंक्लूजन को मॉडिफाई किया है, इट इज आइदर एडवर्स कंक्लूजन और क्वालिफाइड कंक्लूजन और डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, तो आपका जो कंक्लूजन पैराग्राफ है उसकी हेडिंग को आप चेंज करेंगे और हेडिंग क्या रहेगी? अगर एक क्वालिफाइड कंक्लूजन है, हेडिंग आएगी आपकी क्वालिफाइड कंक्लूजन। अगर एडवर्स कंक्लूजन है तो एडवर्स कंक्लूजन, या फिर अगर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन है तो ये हेडिंग आपको यूज करके आनी है एज एप्रोप्रिएट फॉर द कंक्लूजन पैराग्राफ इन द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट and provide a description of matter giving rise to modification under the appropriate heading. For example, basis for qualified conclusion, basis for adverse conclusion, basis for disclaimer of conclusion as appropriate in the separate paragraph in the practitioner's report। जब आप ओपिनियन दे के आते हो तो भाई ओपिनियन के साथ मुझे बताना होता है बेसिस फॉर ओपिनियन। एग्जैक्टली इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट कंक्लूजन के साथ आपको बताना होता है बेसिस फॉर कंक्लूजन। तो अगर ये क्वालिफाइड कंक्लूजन है तो भाई वो मैटर जिसकी वजह से आपका कंक्लूजन मॉडिफाई हुआ है वो मैटर आपको डिस्क्राइब करना होगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में एक सेपरेट पैराग्राफ के अंदर, जिसकी हेडिंग डिपेंड करेगी कि आपने किस तरह से अपने कंक्लूजन को मॉडिफाई किया। अगर क्वालिफाइड कंक्लूजन है तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, अगर एडवर्स कंक्लूजन है तो बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन,
या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन है तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन एज एप्रोप्रिएट इन द सेपरेट पैराग्राफ इन द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट. If financial statements are materially misstated and the effect of matter giving rise to modification on the financial statement is pervasive. Material misstatement है, material misstatement pervasive नेचर की जा रही है तो एडवर्स कंक्लूजन. मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन. सिमिलरली, इफ प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, अगेन एक काट देना, sufficient appropriate evidence and the possible effect of matter giving rise to modified conclusion could be pervasive. अगर ये pervasive हो सकता है तो disclaimer of conclusion, और अगर pervasive नहीं है तो उस केस में जाता है बेटा जी ये qualified conclusion. कोई नई बात तो नहीं है, ऑलरेडी रिपोर्टिंग जो हमने ऑडिट में कवर की थी सारी बातें वैसी निकल के आ रही हैं. केवल फर्क किया आया, ओपिनियन वर्ड को रिप्लेस किया गया है कंक्लूजन के साथ और थोड़ा सा कंक्लूजन को जो एक्सप्रेस करने का तरीका था इन कंपैरिजन विद ऑडिटिंग वो चेंज हुआ है. थोड़ी सी बात को एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ यहां पर मैं अपनी बात रख के आता हूं. When the practitioner expresses a qualified conclusion on the financial statement because of material misstatement, the practitioner shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phrase as appropriate. अब जैसा अभी बच्चे हमने पीछे अनमॉडिफाइड कंक्लूजन वाले केस में देखा कि कैसे ऑडिटर, नॉट ऑडिटर, कैसे प्रैक्टिशनर अपनी बात रख के आएगा इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड कंक्लूजन. यहां पर कि जब आपने एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन दिया तो कैसे प्रैक्टिशनर अपनी बात रख के आ रहा है, इनमें से कोई सी भी एक फ्रेज को आप यूज करेंगे. ऐसा ही अब अगर क्वालिफाइड है तो आप अपनी बात कैसे रख के आएंगे, अगर एडवर्स है तो आप अपनी बात कैसे रख के आएंगे, या अगर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन है तो आप अपनी बात कैसे रख के आएंगे. इन चीजों को अब हम यहां पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. तो अगर एक अनमॉडिफाइड कंक्लूजन था तो जिस तरह से हमने बात की थी कि अगर एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये फ्रेज आप यूज करना, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ये फ्रेज आप यूज करेंगे. इंडिया में जनरली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क चलता है तो ए फ्रेज के साथ मैं एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आता हूं. ऐसी ही चीजें अब हम देखने के लिए जा रहे हैं इन केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, इन केस ऑफ एडवर्स ओपिनियन एंड इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यानी कि in case of adverse conclusion, in case of qualified conclusion and in case of disclaimer of conclusion. देखिए बच्चे ध्यान से, एग्जाम में से क्वेश्चन बनने के चांस है. मुझे नहीं लगता बेटा इन टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा. केवल जो क्वेश्चन के चांस हैं आज के लेक्चर के अंदर, मुझे जो लगता है वो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट के ऊपर रहेगा. और अब प्रैक्टिशनर के कंक्लूजन पे अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो भाई जैसा ओपिनियन हम फ्रेम कर रहे थे उन्हीं सर्कमस्टांस में हम कौन सा कंक्लूजन फ्रेम करेंगे वो सेम जा रहा है हमारा. केवल ओपिनियन वर्ड रिप्लेस करा है मैंने कंक्लूजन के साथ और कुछ नहीं है इसके अंदर. देखिए कि अगर एक क्वालिफाइड कंक्लूजन है तो आपका सेंटेंस, आपका जो रिपोर्ट के अंदर जो फ्रेज आएगा वो कैसे यूज करेंगे आप. तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ए के साथ आप रिपोर्टिंग करेंगे जैसा ए फ्रेज में लिखा हुआ है, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है तो बी के साथ आप रिपोर्ट करेंगे. देखिए ध्यान से, ए, based on our review, except for the effect of matters described in the basis for qualified conclusion paragraph, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view or do not present fairly in all material respect in accordance with the applicable FRF. यह है in case of fair presentation framework, fair presentation framework. और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो बी फ्रेज के साथ आप रिपोर्ट करेंगे. बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, except for the effect of matter described in the basis for qualified conclusion paragraph, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. ये कब ये सिचुएशन कब है, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट
prepared using a compliance framework. When the practitioner express an adverse conclusion on the financial statement, the practitioner shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phrases as appropriate. Accordingly दो ही चीज देखने को मिलेंगी कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, तो क्या फ्रेज रहेगा, या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो क्या फ्रेज आप यूज करेंगे. बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, due to significance of matters described in the basis for adverse conclusion paragraph, financial statements do not give a true and fair view or do not present fairly in all material respect in accordance with the applicable FRF. या फिर based on our review, due to the significance of matter described in the basis for adverse conclusion paragraph, financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. In the basis for conclusion paragraph, in relation to material misstatement that give rise to either a qualified conclusion or adverse conclusion, the practitioner shall. मतलब आप एक मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से आपने या तो एडवर्स कंक्लूजन दिया है या फिर आपने कोई एक क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया है. वैसे क्वालिफाइड कंक्लूजन दो परिस्थितियों में पॉसिबल होगा, या तो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है या किसी मैटेरियल आइटम को लेकर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नॉट ऑडिट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आपके पास नहीं निकल के आए. तो एडवर्स कंक्लूजन केवल एक सिचुएशन, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव जा रही है, एडवर्स कंक्लूजन. मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड कंक्लूजन. लेकिन क्वालिफाइड कंक्लूजन एक केस में और पॉसिबल होगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है मैटेरियल आइटम को लेकर जिनका पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव नहीं है, तो भी क्वालिफाइड कंक्लूजन जाता है. लेकिन हम यहां पर क्वालिफाइड कंक्लूजन कवर कर रहे हैं ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो इन द बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ इन रिलेशन टू मैटेरियल मिस स्टेटमेंट that give rise either a qualified conclusion or adverse conclusion, the practitioner shall, क्या करेंगे आप, describe and quantify the financial effect of misstatement if material misstatement relate to specific amount in the financial statement including quantitative disclosure unless impracticable. कोई बेटा नई बात नहीं है, SE 705 में ये वाली बात ऑलरेडी कवर करके आया था. लेकिन थोड़ा सा मैं उम्मीद इतना करूंगा आप लोगों से कि शायद आप लोग ये वाली बात भूल चुके होंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लगा दूंगा. सुनना मेरी बात ध्यान से. ये बताइए कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, यानी किस किस तरीके से मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आ सकती है. पहला, अमाउंट ही गलत है या ट्रांजैक्शन को ही आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ठीक है. दूसरा, डिस्क्लोजर मिसलीडिंग है, डिस्क्लोजर मिसलीड कर रहा है, यानी कि डिस्क्लोजर आपने गलत तरीके से दिया हुआ है, या फिर डिस्क्लोजर ही नहीं है, डिस्क्लोजर का ओमिशन है. किसी ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड करा है या ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, मिस स्टेटमेंट है, ठीक है. डिस्क्लोजर आपने गलत दिया है, यह भी एक मिस स्टेटमेंट है. या डिस्क्लोजर को आपको जो देना चाहिए था वो डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया हुआ, क्या ये भी एक मिस स्टेटमेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी? बिल्कुल. तो यही पॉइंट आ रहा है कि भाई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर आपने क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया है, हालांकि क्वालिफाइड कंक्लूजन दो वजह से पॉसिबल था, लेकिन हम यहां पे केवल एक ही बात कवर कर रहे हैं कि अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से क्वालिफाइड कंक्लूजन दिए गए थे या फिर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर एडवर्स कंक्लूजन दिया गया था, तो जो आपका पैराग्राफ आता है जहां पर आप रीजन बताते हो कि क्यों आपने क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया या क्यों आपने एडवर्स कंक्लूजन दिया, उस पैराग्राफ के अंदर ये वाली बातें प्लीज आप बोलेंगे. देखो ध्यान से क्या कहा,
in the basis for conclusion paragraph in relation to material misstatement that give rise to either a qualified conclusion or adverse conclusion, the practitioner shall describe and quantify the financial effect of misstatement if material misstatement relate to specific amount in the financial statement including quantitative disclosure, वो disclosure जिसमें amount आती है, तो आप इसके इफेक्ट को क्वांटिफाई करिए। क्वांटिफाई करने का मतलब कि सपोज कि डेप्रिसिएशन जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगा, तो मुझे इसके इफेक्ट को क्वांटिफाई करना है। सपोज डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज किया गया है, कम चार्ज किया गया, तो कम चार्ज करने की वजह से जो आपके प्रॉफिट हैं वो बढ़ेंगे, शेयर होल्डर फंड है वो बढ़ेगा, और जो आपकी असेट है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज हुआ, जिसकी वजह से इस साल के प्रॉफिट आपके कितने ओवर स्टेटेड हैं, आपका शेयर होल्डर फंड कितना बढ़ रहा है, आपके असेट में कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूएशन जा रहा है, क्वांटिफाई करिए। एक्सप्लेन हाउ डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेट टू द नैरेटिव डिस्क्लोजर। देखो डिस्क्लोजर दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्लोजर जिसमें अमाउंट आती है, अगर वो गलत है बताइए, इसका क्वांटिफाई करिए आप इसे। कुछ डिस्क्लोजर जिसमें अमाउंट नहीं होती बट नैरेटिव है, जैसे कि गोइंग कंसर्न को लेकर सिग्निफिकेंट डाउट है किसी इवेंट या कंडीशन की वजह से, तो वहां पे जो डिस्क्लोजर आएगा उसमें कोई अमाउंट तो नहीं होगा बट वो नैरेटिव डिस्क्लोजर कहलाएगा। तो कैसे ये नैरेटिव डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड है, या फिर describe the nature of omitted information if material misstatement relate to the नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। भाई कौन सी वो इंफॉर्मेशन थी जो कि डिस्क्लोज होनी चाहिए थी बट मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं कर रखा, उस इंफॉर्मेशन को आप यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? तो अगर आपने कह सकते हो कि क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया या एडवर्स कंक्लूजन दिया है ड्यू टू मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो आपका पैराग्राफ है जहां पर आप रीजन बताते हो अपनी कंक्लूजन को मॉडिफाई करने के पीछे, तो इन चीजों को प्लीज वहां पर आप डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करके आइए। नाउ ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट वर्ड काट देना, SAAE, sufficient appropriate evidence, the practitioner shall withdraw from engagement if following conditions are present। सोचिए ध्यान से, अगर मेरे पास, मैं रिव्यू कर रहा हूं और रिव्यू करते हुए मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, दो वजह से हो सकते हैं, परिस्थितियां ही ऐसी बनी थी या मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर लगाए थे लिमिटेशन। मैं रिव्यू कर रहा हूं, रिव्यू करके मैंने परफॉर्म किए अपने प्रोसीजर्स, लेकिन ये प्रोसेस परफॉर्म करके मैं एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, या तो सर्कमस्टांस की वजह से या फिर मैनेजमेंट की लिमिटेशन की वजह से। अगर मैनेजमेंट की लिमिटेशन की वजह से मेरे पास एविडेंस नहीं आए ना, तो फिर आप इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करने का सोचोगे। अगर परिस्थितियां ही ऐसी थी, मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं करा, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आप एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो आप विड्रॉ करने के बारे में मत सोचना। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगाई थी, उनकी वजह से अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो उस केस में विड्रॉ करने के बारे में आप यहां पर सोच सकते हो। द प्रैक्टिशनर शैल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। क्या है? ड्यू टू अ लिमिटेशन on the scope of review imposed by management, the practitioner is unable to obtain sufficient appropriate evidence to form a conclusion on the financial statement. The practitioner has determined that the possible effect of financial statement of undetected misstatement are material and pervasive, and withdrawal is possible under the applicable law and regulation। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। इफ ऑल फॉलोइंग कंडीशन, मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, ऑल, सारी कंडीशन प्रेजेंट है। पहला, मैनेजमेंट ने आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगाई है जिसकी वजह से आप एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, जिनका पॉसिबल इफेक्ट, इस चीज का ध्यान रखना, अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं केवल इफेक्ट, लेकिन अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, बिकॉज एविडेंस ही हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं पॉसिबल इफेक्ट। क्यों?
भाई मैं श्योर नहीं हूं ना कि यहां पर गलती है या नहीं है, बिकॉज मेरे पास तो एविडेंस ही नहीं है। बट अगर यहां पे गलती हुई तो उसका पॉसिबल इफेक्ट ये हो सकता है, अगर गलती हुई तो, अगर गलती हुई बताओ क्या ये एक इमेजनरी कंडीशन है या नहीं है? फिर गलती क्लियर कट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपके पास एविडेंस है। और गलतियां अगर क्लियर कट आपको दिखाई नहीं दे रही हैं बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि भाई अगर ये मिस स्टेटमेंट हुआ यहां पर तो इसका असर ये हो सकता है, हो सकता है। क्या वर्ड यूज हुआ? पॉसिबल इफेक्ट। तो अगर मिस स्टेटमेंट कंफर्म है तो इफेक्ट वर्ड चलता है, लेकिन मिस स्टेटमेंट हो सकती है, यहां पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, हम वर्ड यूज करते हैं पॉसिबल इफेक्ट। So the practitioner has determined the possible effect on the financial statement of undetected misstatement. Sir, why undetected? Because मैंने कोई misstatement ढूंढा थोड़ी है, मेरे पास कोई sufficient appropriate evidence थोड़ी मिले थे। हाँ, लेकिन अगर यहां पर गलतियां हुई तो अगर गलतियां हुई क्या हुआ? अनडिटेक्टेड misstatement। तो इनका पॉसिबल इफेक्ट कैसा हो सकता है? मैटेरियल एंड परवेसिव, और लॉ में विड्रॉ करना पॉसिबल है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं यहां से विड्रॉ कर लूंगा। When the practitioner expresses a qualified conclusion on the financial statement due to inability to obtain sufficient appropriate evidence, the practitioner shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phrases as appropriate. क्वालिफाइड कंक्लूजन दो परिस्थितियों में जाता है, दो परिस्थितियां। पहला, अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। तो अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से क्वालिफाइड कंक्लूजन बन रहा था तो उस केस में कैसा फ्रेज आपको यूज करना है वो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए थे। लेकिन अब यहां पर फिर से हम एक और क्वालिफाइड कंक्लूजन का फ्रेज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति चेंज है इस बार। पहले मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से हमने क्वालिफाइड कंक्लूजन की बात की थी, लेकिन इस बार आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप यहां पर एक क्वालिफाइड कंक्लूजन लेके आ रहे हो। अकॉर्डिंगली फिर से वही फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं तो क्या फ्रेज आपको यूज करना है, या अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बने हुए हैं तो आपको कौन सा फ्रेज यूज करना है। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, except for the possible effect of matter described in the basis for qualified conclusion paragraph, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view or do not present fairly in all material respect in accordance with the applicable FRF. ये कब है? If financial statements are prepared using a fair presentation framework, बट अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो बेस्ड ऑन अवर रिव्यू, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर्स described in the basis for qualified conclusion paragraph, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. When disclaiming a conclusion on the financial statement, the practitioner shall state in the conclusion paragraph that, due to significance of matter described in the basis for disclaimer of conclusion paragraph, the practitioner is unable to obtain sufficient appropriate evidence, again एक कट करेंगे, to form a conclusion on the financial statement, and accordingly the practitioner does not express a conclusion on the financial statement. कि अगर ये disclaimer of conclusion है तो उस केस में क्या चीजें आपके कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर आएंगी। In the basis for conclusion paragraph in relation to either qualified conclusion due to inability to obtain sufficient appropriate evidence, or when the practitioner disclaim a conclusion on the practitioner shall include the reason for inability to obtain sufficient appropriate evidence. आप रीजन बताएंगे क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आपके पास sufficient appropriate evidence नहीं आए। क्लियर? तो बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहां पर, जो फ्रेजेस की वर्डिंग, जो आपके कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर जो फ्रेजेस थे, जो उनकी वर्डिंग्स थी, केवल वहां पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो कि एग्जाम में शायद आपसे कुछ ड्राफ्टिंग के बारे में पूछ ले। अदरवाइज कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो जैसा हमने एसए 705 में कवर किया था,
चीजें एग्जैक्टली सेम कॉपी एंड पेस्ट आपको यहां पे दिखाई दी। नाउ आज की क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लग सकता है, मार्क करेंगे आप 5 मार्क्स के लिए, 4 to 5 मार्क्स। द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट काफी हद तक सिमिलर है। जैसा SA 700 में 700 के अंदर हम एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट देखते हैं, काफी हद तक चीजें आपको उसी के सिमिलर दिखाई देंगी, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होंगे। अकॉर्डिंगली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से बच्चे प्लीज इस टॉपिक को आप सुनेंगे और एक बार अपने हाथ से इसको प्लीज आप लिखकर जरूर देखेंगे। प्लीज फोकस बहुत अच्छा करना अगले 5 से 10 मिनट के लिए। द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट फॉर द रिव्यू एंगेजमेंट शैल बी इन राइटिंग। भाई रिपोर्ट आपकी इन राइटिंग होगी, ऑरली आप अपनी बात कम्युनिकेट करके नहीं आएंगे, बात तो ठीक है। एंड शैल कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या है देखिए। 700 के साथ कंपेयर कर सकते हो आप। सबसे पहले वहां पे एक टाइटल आता है, एग्जैक्टली हियर a title which shall clearly indicate that it is the report of an independent practitioner for a review engagement। टाइटल फिक्स नहीं है, एक एप्रोप्रिएट टाइटल आपको यूज करना है, लेकिन हाँ क्लियरली दिखाई दे कि एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर ने यहां पे काम करा है। एड्रेसी एज रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांस ऑफ एंगेजमेंट। क्या सोच के बताइए, अगर एक कंपनी ने मुझे अपॉइंट करा है रिव्यू एंगेजमेंट के पर्पस के लिए, क्या मैं यहां पर अपनी रिपोर्ट मेंबर्स को एड्रेस करूंगा? क्या मेंबर के पास कभी भी रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्टिंग होती है? नहीं। ये मैनेजमेंट ने कह सकते हो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी स्टेप लिया था। तो इन जनरल बात करें कंपनी वाले केस में, ये और जो नॉट ऑडिटर, ये जो प्रैक्टिशनर है, ये अपनी रिपोर्ट जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये उनको एड्रेस करेगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ that identifies the financial statement reviewed, कि आपने कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करा है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट। ईच ऑफ द स्टेटमेंट का मतलब ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करा है विच कंप्राइज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, including notes to accounts, that is called title. The title of each of the statement contained in the set of financial statement with the date and period covered। बैलेंस शीट एक डेट की है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, SPL है, वो बनता है आपका फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। Refer to the summary of significant accounting policies and other explanatory information, notes to accounts, and states that the financial statement have been reviewed। सेम वही है जैसा SS 700 में आपका ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर आता है। SS 700 में ओपिनियन पैराग्राफ में आप ओपिनियन देने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे के आते हो, तो वहां पर वही इंट्रोडक्शन आपको एक सेपरेट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर देना होगा। और उस इंट्रोडक्शन में आप क्या बता रहे हो कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करा है, ये बात आपको बोलनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो आपको बताने हैं, उसमें कौन सा डेट एंड पीरियड कवर हुआ है वो आपको बताना है। रेफर करना है आपको समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा ना एक डिफरेंस देखना, कुछ डिफरेंस आपको हल्का सा दिखाई दिया कि यहां पर थोड़ी सी पैराग्राफ की जो प्लेसिंग है वो चेंज है। रीजन क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। पहले जो अभी जो आप SS 700 पढ़ रहे हो वो रिवाइज है। उससे पहले जो SS 700 हुआ करता था, यानी जो अभी आपको नहीं पढ़ना, SS 700 का लेटेस्ट फॉर्म जो चल रहा है वो मैंने आपको क्लास में बताया था। बट उससे पहले जो SS 700 हुआ करता था, वहां पर पहले क्या होता था कि पहले हम एक इंट्रोडक्शन देके आते थे, ओपिनियन नहीं होती थी पहले। अब क्या होता है कि टाइटल, एड्रेसी, और एड्रेसी देने के इमीडिएटली आफ्टर आपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर अपनी ओपिनियन देनी थी। बट पहले कभी SS 700 में क्या हुआ करता था कि आप टाइटल देते थे, एड्रेसी आप देते थे, उसके बाद आप यहां पर एक इंट्रोडक्शन देके आते थे। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताते थे, अपनी जिम्मेदारी बताते थे, तब कहीं जाके ओपिनियन को आप देके आते थे। यानी पहले ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन काफी लेट आती थी पहले, लेकिन
अब जो ओपिनियन आपकी आती है SA 700 में, वो एड्रेसी के तुरंत बाद आपकी ओपिनियन निकल के आ जाती है। SRE 2400 में जो ये फॉर्म एंड कंटेंट हम देख रहे हैं, फॉर्म एंड कंटेंट, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो करंट SA 700 नहीं है, वो करंट SA 700 नहीं है। वो कौन सा है? जो कभी पहले हुआ करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब SA रिवाइज हुआ, तो SA के साथ जब रिवाइज हुआ तो SRE 2400 में भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आने चाहिए थे, बिकॉज जिन चीजों को बेस मानकर SRE 2400 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट आया था, वो अगर चेंज हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज यहां करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी SRE 2400 के अंदर जो फॉर्म एंड कंटेंट का बेस है, वो जो प्रीवियस SA 700 हुआ करता था, ये उसी बेस पे चल रहा है। और वहां पे पहले इंट्रोडक्शन आता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी आती है, और उसके बाद कहीं जाके ओपिनियन आता था। तो ऐसे ही यहां पे चल रहा है कि पहले यहां पे उसने दिया एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बोल रहा है, फिर प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी आ जाएंगी, तब कहीं जाके कंक्लूजन पैराग्राफ यहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप जब इसको पढ़ें तो SA 700 को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें, फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा SA 700 में तो प्लेसिंग कुछ और चल रही है, और SRE 2400 के अंदर प्लेसिंग कुछ और चल रही है। तो SRE 2400 के अंदर जो फॉर्म एंड कंटेंट का बेस है वो पुराना SA 700 है, करंट SA 700 वाला नहीं है। हाँ, लेकिन चीजें आप कोरिलेट कर पाएंगे, बिकॉज प्लेसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट कंटेंट तो उसी तरीके का ही है ना। तो ठीक है, समझ में आपको आएगा बच्चे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट for the preparation of financial statement, including an explanation that management is responsible for their preparation. There is for financial statement, preparation of financial statement in accordance with the applicable FRF, and such internal control as management determines is necessary to enable the practitioner of to enable the preparation of financial statement from material misstatement. आगे इसमें ये भी लिख देना, whether due to fraud or error, whether due to fraud or error, whether due to fraud or error. So such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement free from material misstatement, whether due to fraud or error. If the financial statement are prepared as per the special purpose financial statement, अब ये मत करना कि सर ये कौन से होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर स्पेशल पर्पस FRF बनता है। और स्पेशल पर्पस FRF जो होता है वो किसी स्पेसिफिक यूजर की किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करता है। रिकॉल कर सकते हो SA 800 के अंदर कुछ ऐसी ऑडिट को हम कवर करके आए थे जहां पर हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे थे। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया, जस्ट लाइक कि बैंक ने कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैश बेस तैयार कर लेना, तो मैनेजमेंट ने उसको कैश बेस पे तैयार कर लिया, लेकिन अब आपको अपॉइंट करा कि एक बार इसको एक रिव्यू कर लीजिए। तो मैं रिव्यू कर रहा हूं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो जनरल पर्पस नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान यहां पे किस चीज का देना है, मैं ये देखूंगा अपनी रिपोर्ट में, मैं ये वाली बात बोलूंगा कि भाई वो यूजर कौन था, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका स्पेसिफिक यूजर कौन है, ये वाली बातें भी आप अपनी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में आप लेके आएंगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड as per the special purpose financial reporting framework, then a description of the purpose for which the financial statement are prepared, and if necessary the intended user or reference to a note in the special purpose financial statement that contains that information. भाई मैं बताऊंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये किस पर्पस के लिए बनाए गए थे और इसका इंटेंडेड यूजर कौन है, ये वाली बात मेरी रिपोर्ट में आएगी। या मैं एक काम ये भी कर सकता हूं, अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया था कि इनका पर्पस क्या है और इनका इंटेंडेड यूजर कौन है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग मैं इसकी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में कर दूंगा। तो रेफरेंस टू नोट
in the special purpose financial statement that contains that information, and if management has a choice of financial reporting framework in the preparation of such financial statement, such is for स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस एफआरएफ पे बनेगा, अगर ये मैनेजमेंट की चॉइस थी। वैसे ये मैनेजमेंट की चॉइस इन जनरल नहीं होती, क्योंकि जो स्पेसिफिक यूजर होगा वो बताएगा कि कौन से फ्रेमवर्क में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। लेकिन सपोज कि अगर ये मैनेजमेंट की चॉइस रही थी, देन आ रेफरेंस विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट to management's responsibility for determining that the applicable FRF is acceptable in the circumstances, कि भाई मैनेजमेंट ने जिस FRF का सिलेक्शन करा है बिकॉज ये उनकी चॉइस का मामला था, तो आपको बताना है कि हाँ ये FRF acceptable है in the circumstances. Now a description of practitioner's responsibility to express a conclusion on the financial statement including reference to this SRE 2400 and where relevant applicable law or regulation. तो हमने टाइटल बताया, टाइटल के बाद हमने एड्रेस ही बता दिया, एड्रेस के बाद दिया गया फिर एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के जस्ट आफ्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आई, फिर आपकी जिम्मेदारी आई। A description of a review of financial statement and its limitation and the following statement कि review engagement under this SRE is a limited assurance engagement, कि मैं यहाँ पर एक reasonable assurance नहीं देता, मैं इस engagement के अंदर केवल limited assurance की बात करता हूँ। The practitioner perform procedures primarily consisting of making inquiries of management and others within the entity as appropriate and applying analytical procedures and evaluate the evidence obtained, कि भाई इस एंगेजमेंट के अंदर हम लिमिटेड एश्योरेंस ही दे के आते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पर एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो इतना डिटेल में नहीं होता जितना हम ऑडिट में करते हैं। हम यहाँ पर बहुत लिमिटेड मैनर में काम करते हैं और हम यहाँ पे केवल इंक्वायरी करते हैं और परफॉर्म करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ये वाली बात क्लियर अपनी रिपोर्ट में बोल के आइए ताकि यूजर को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो कि आपने कोई एक रीजनेबल एश्योरेंस उनको वहां पे प्रोवाइड करवाया है। The procedures performed in a review are substantively less than the performed in an audit, and accordingly the practitioner does not express an audit opinion on the financial statement. क्लियर बोलिए कि भाई मैंने यहाँ पे कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं दी है, मैंने केवल रिव्यू करा है और रिव्यू के बेसिस पर ही मैंने यहाँ पर अपने कंक्लूजन को एक्सप्रेस करा है। Now a paragraph under the heading conclusion that indicate practitioner's conclusion on the financial statement and a reference to the applicable FRF used to prepare financial statement. बात समझ में आई थी? देखो यहां पर कंक्लूजन पैराग्राफ कितना लेट आया। अगर करंट में SA 700 की बात करो तो टाइटल, एड्रेसी और उसके जस्ट आफ्टर आपका कंक्लूजन यानी कि ओपिनियन पैराग्राफ वहां पर मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहले टाइटल आया, उसके बाद एड्रेसी आया, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताई, फिर अपनी जिम्मेदारी बता दी। क्लियर कहा है कि भाई लिमिटेड एश्योरेंस दे के आ रहा हूं बिकॉज लिमिटेड काम मैं यहां पे करता हूं, डिटेल में काम नहीं करा है इसलिए मैंने यहां पे कोई ऑडिट की ओपिनियन नहीं दी है। इतनी अपनी बात बोलने के बाद अल्टीमेटली फिर आपने दिया है यहां पर कंक्लूजन, the practitioner conclusion on the financial statement and a reference to the applicable FRF used to prepare financial statement। और इसमें एक काम करना है, नंबरिंग चेंज कर लेना, J पॉइंट इस जगह पर आएगा और I पॉइंट नीचे होगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है J वाला पॉइंट ये I की जगह पे आएगा। वैसे एग्जाम में कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, पर थोड़ा सा प्लेसिंग में आपको बता रहा हूं कि अगर रिपोर्ट आपकी मॉडिफाई होती है, when the practitioner conclusion is modified, तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का रीजन आपको देना होगा और ये रीजन जस्ट ओपिनियन सेक्शन के बाद आपका लग जाएगा। अ पैराग्राफ अंडर द एप्रोप्रिएट हेडिंग दैट कंटेन्स द प्रैक्टिशनर्स मॉडिफाइड कंक्लूजन, अ पैराग्राफ अंडर एन एप्रोप्रिएट हेडिंग दैट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, a reference to the practitioner's obligation under SRE 2400 to comply with the relevant ethical requirement, कि भाई हमने ये एंगेजमेंट जो परफॉर्म करा है, भले ही लिमिटेड काम करा, भले ही हमने रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर लिमिटेड काम करा है,
लेकिन हमने यहां पर जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, उसकी हमने प्रॉपरली कंप्लायंस करी है। एंड फाइनली डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर, ये कट नहीं है, ये हाईलाइटर नहीं उठा है, अब उठा। डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर, प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट किस डेट पर है, उसके साइन, और किस सिटी में उसने रिपोर्ट को साइन करा है वो आएगा। एग्जाम में आपसे प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट बेटा जी पूछ सकता है। 2-3 जगह पर बस थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को लेकर लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, और जो प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर थोड़ा सा आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। नाउ सर क्या स्टैंडर्ड खत्म? नहीं, थोड़ी सी बात अभी बाकी है, बस 15 मिनट के आसपास का ये टॉपिक अभी हमारा और बचा है। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। जिस तरह से आप अपनी जब ऑडिट रिपोर्ट देते हो, ऑडिट की बात कर रहा हूं, और वहां पे आप अपनी रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लेके आते हो या अदर मैटर पैराग्राफ आप लेके आते हो एज पर SA 706, क्या प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट के अंदर भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहां बताया जा रहा है अब कि अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर, प्रैक्टिशनर अपनी रिव्यू की रिपोर्ट के अंदर ऐसा कोई पैराग्राफ लेके आना चाहता है तो किन परिस्थितियों में हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लेके आएंगे, किन परिस्थितियों में मैं अदर मैटर पैराग्राफ लेके आऊंगा, वो पैराग्राफ जो आप लेके आएंगे उसके लिए हेडिंग आपको क्या यूज करनी है। सेम बातें वही हैं, बिल्कुल सेम कॉपी एंड पेस्ट जैसा SA 706 में हम पढ़ के आए थे। बट फर्क इतना है कि यहां पर मैं SA 706 का रेफरेंस नहीं दूंगा बिल्कुल भी, अदरवाइज कॉपी एंड पेस्ट है। नोट्स बनाते समय मेरे माइंड में आ भी रहा था कि मैं शॉर्टकट ले लूं और लिख दूं सेम एज पर SA 706, फिर मैंने कहा नहीं यार, बच्चा कहां फिर दोबारा से SA 706 पे जाएगा, 1 या 1.5 पेज की मेरी मेहनत और लगनी है, तो मैंने वो मेहनत लगाई है। लेकिन वो मेहनत को स्क्रीन पे दिखाने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं 706 क्या था। कोई एक ऐसा मैटर जिसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया गया था, कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं थी, कोई एक मैटर था जिसको बहुत सही तरीके से डील किया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ऑडिटर को ऐसा लग रहा था कि यह मामला फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो ऐसे मामले को आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आ रहे थे बाय इंट्रोड्यूसिंग EOM पैराग्राफ, जिसकी हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर या कोई और एप्रोप्रिएट हेडिंग को आप ले रहे थे। एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि कोई मामला जो प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हुआ है या डिस्क्लोज हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो प्रैक्टिशनर ऐसे मामले को अपनी रिपोर्ट में लेके आ सकता है इंट्रोड्यूस करते हुए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। दूसरा है अदर मैटर। वो क्या होता है भी? कोई ऐसा मैटर EOM वाले मैटर को छोड़ के, यानी एनी मैटर अदर देन दोस which are appropriately presented or disclosed in the financial statement, but as per the auditor's understanding that matter is relevant for the user's understanding on audit, your auditor's responsibilities, your audit report। तो ऑडिट वाले मामलों पे यूजर की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए OM आ रहा था। एग्जैक्टली इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर को लगता है कि कोई मामला यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर रेलिवेंट है। यूजर की अंडरस्टैंडिंग किस पर? रिव्यू को लेकर, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर या प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट को लेकर। तो ऐसे मामले को वो अपनी रिपोर्ट में लेके आ जाएगा बाय इंट्रोड्यूसिंग OM पैरा, जिसकी हेडिंग या तो आप सिंपल यूज करिए अदर मैटर या कोई और अदर सुटेबल एप्रोप्रिएट हेडिंग को आप यूज कर सकते हो। Emphasis of matter and other matter paragraph in the practitioner report. The practitioner may consider it necessary to draw users' attention to a matter presented or disclosed in the financial statement that in the practitioner judgment is of such importance that it is fundamental to users' understanding on the financial statement. यूजर की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लियर करनी है तो EOM आता है, और यूजर की अंडरस्टैंडिंग
क्लियर करनी है रिव्यू को लेकर, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, या प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट को लेकर, तो ओएम आता है। देन इन सच केस द प्रैक्टिशनर शेल इंक्लूड एन ईओएम पैरा इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। The practitioner shall include EOM para immediately after the paragraph that contain the practitioner's conclusion under the heading emphasis of matter or other appropriate heading. Now, अब बात करते हैं OM para कब आता है। If the practitioner consider it necessary to communicate a matter other than those that are presented or disclosed in the financial statement, that in the practitioner judgment is relevant to the user's understanding of the review या practitioner's responsibilities या practitioner report, then the practitioner shall do so in a paragraph in the practitioner report with the heading other matter or other suitable heading। बिल्कुल सेम है जो एस ए 706 में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, कॉपी एंड पेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मेरे अकॉर्डिंग इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंटेशन। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, हाँ। आज के लेक्चर में मैं कह रहा हूं दूसरा क्वेश्चन जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। पहला प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन कि प्रैक्टिशनर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। बहुत सिंपल है, एक बार सेल्फ रीडिंग में नालायक को आप कवर करोगे ना, समझ में आपको आ जाएगा। एक बार मैं प्लेन रीडिंग कर रहा हूं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और देखना कि क्या प्लेन रीडिंग करने से डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना होता है प्रैक्टिशनर को समझ में आया नहीं आया। द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिव्यू प्रोवाइड एविडेंस that review was performed in accordance with this SRE and sufficient appropriate record for the basis for the practitioner's report। इसको थोड़ा चलो एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है रिव्यू एंगेजमेंट का, वो एक एविडेंस है। किस बात का? कि आपने रिव्यू परफॉर्म करा है इन अकॉर्डेंस विद SRE 2400। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये एक बेस बनता है आपकी रिपोर्ट का। यानी डॉक्यूमेंटेशन दो काम कर रहे हैं, ये एक तो एविडेंस का काम कर रहा है और एक बेस का काम कर रहा है। एविडेंस इस बात का हो जाता है कि भाई आपने काम एज पर SRE करा, और बेस बन जाता है ये आपकी प्रैक्टिशनर की रिपोर्टिंग का। द प्रैक्टिशनर शैल डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। अब एक बार सेल्फ रीडिंग में कवर करना, मैं भी एक प्लेन रीडिंग आपके साथ करूंगा। NTE ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, result obtained from the procedures and the practitioner conclusion, and significant matters arising during the engagement, the practitioner conclusion reached thereon। thereon का मतलब significant matter पे आपका conclusion। जब आप NTE ऑफ प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये चीजें आप डॉक्यूमेंट करना। While documenting the NTE of procedures performed, the practitioner shall record who performed the work and the date such work was completed, कब काम आपने पूरा किया, who reviewed the work performed for the purpose of quality control and the period and extent of review। The practitioner shall also document discussion with management, TCWG and others as relevant to the performance of review of significant matters arising during the engagement, including the nature of those matters। ये आपको डॉक्यूमेंट करना है, समझिए ध्यान से। वैसे उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। पहला, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है इस बात का कि आपने काम को एज पर SRE करा है, और डॉक्यूमेंटेशन एक बेस है। दो चीज याद करना, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन बेस है। एविडेंस इस बात का कि काम आपने एज पर SRE करा, बेस बन जाता है आपकी रिपोर्ट का। अब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट करना है, आपने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, उनका NTE, वो प्रोसेस परफॉर्म करके क्या आपके पास फाइंडिंग्स आई थी, रिजल्ट, और उनके बेस पर क्या आपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया था। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो रिव्यू के दौरान आपके सामने आए थे, और उन सिग्निफिकेंट मैटर पर आपके कंक्लूजन क्या थे। जब हम NTE को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आप ये रिकॉर्ड करेंगे कि भाई काम किसने किया था, हु परफॉर्म द वर्क, कब ये काम कंप्लीट हुआ था। और जब एक क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है कि भाई एक ने काम कराया तो ये काम किसी न किसी के रिव्यू में आना चाहिए, तो जिसने भी काम किया था उसके काम को रिव्यू किसने किया था, हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड।
फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड द पीरियड एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, कि ये रिव्यू कब हुआ था और किस हद तक हुआ था। और इसके अलावा ऑडिट में जिस भी सिग्निफिकेंट मैटर्स पर आपने मैनेजमेंट, नॉट ऑडिट, मैं बार बार कभी कभी ऑडिट निकल रहा है, अगर रिव्यू में कभी आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स पर मैनेजमेंट के साथ, दोषचार विद गवर्नेंस के साथ कुछ डिस्कशन किया था किसी भी मैटर पर, उसको भी आप डॉक्यूमेंट करिए। The practitioner shall also document discussion with the management, those charged with governance, and other as relevant to the performance of the review of significant matters arising during the engagement, including the nature of those matters. Clear? टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म, पर एक छोटा टॉपिक बचा है अभी। कौन सा सर? खत्म करिए ना प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था, एक कंपैरिजन ऑडिट का और रिव्यू का, और मैंने कहा था एग्जाम में शुरू में आपसे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, ऑडिट में और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। तो ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस मैंने काफी हद तक आपके साथ लास्ट लेक्चर में कवर किया था। फिर भी जो आपको स्टडी मटेरियल जो आईसीआई प्रोवाइड कराता है, इन्होंने जब ये रिव्यू एंगेजमेंट पूरा हुआ है तो एक डिफरेंस इन्होंने भी दिया है। और एग्जाम में शुरू में, क्योंकि नया टॉपिक है, पहली बार, मतलब पहली बार के काफी लंबे टाइम के बाद फाइनल में ये वापसी कर रहा है। पहले कभी सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको सिलेबस से निकाल दिया गया, फिर से इसकी एंट्री हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद हम कर सकते हैं, शुरू में आ सकता है। तो बिगिनिंग अभी जो कुछ अटेम्प्ट्स रहेंगे, इस क्वेश्चन की मुझे उम्मीद रहेगी कि एग्जाम में ऑडिट में और रिव्यू में डिफरेंस पूछ सकता है। और ये सारा डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूं, केवल एक रीडिंग कवर करनी है। देर आफ्टर SRE 2400 अल्टीमेटली कंप्लीट होगा। ऑडिट, Audit is a type of reasonable assurance engagement providing reasonable level of assurance. जबकि review is a type of limited assurance engagement providing a lower level of assurance than the reasonable assurance engagement. और यहां पर हम limited assurance की बच्चे बात करते हैं। In audit, it performs elaborate and extensive procedures, बहुत डिटेल में गहराई से काम होता है। जबकि यहां पर तो लिमिटेड काम होता है, केवल इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स फोकसिंग ऑन इंक्वायरी एंड द एनालिटिकल प्रोसीजर। इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन एंड इट ड्रॉज अ लिमिटेड कंक्लूजन। इट प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस ओपिनियन। द लैंग्वेज ऑफ एश्योरेंस ओपिनियन इज पॉजिटिवली वर्डेड, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ बोल के आते हैं, बट यहां पर तो सही बात भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ जा रही थी। इट प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस कंक्लूजन, यहां पर ओपी, देखो इसने यहां पर बोला था ओपिनियन, लेकिन यहां पर ओपिनियन नहीं होती, रिव्यू में हम बात करते हैं केवल कंक्लूजन की। एंड द लैंग्वेज ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन इज नेगेटिवली वर्डेड। तो 4 मार्क्स के लिए बच्चे इसको आप मार्क करना। सर ये नोट्स सफिशिएंट है क्या? बच्चा आप एक काम करिए, देखो मैंने ना आपको जो मेन बुक, आप एक जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड करी है, वो केवल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिया है। रीजन ये है कि टेक्स्ट तो जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है वो मैंने आपको यहां पर दिया है अपने हैंड रिटन नोट्स के जरिए। और फिर भी अगर चलो आपको ऑल्टरनेटिवली कि सर के हैंड रिटन नोट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर भी मुझे अगर एक बार किसी को अगर रेफर करना है किसी बुक को, तो मैं बोलूंगा बेटा आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो जो टॉपिक को मैं क्लास में कवर कर लेता हूं, अगर इसको आपको किसी बुक से रेफर करना ही है अल्टीमेटली, तो वो बेस्ट बुक है फिर आपके लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी देखना चाहते हो तो मैं मना आपसे नहीं करूंगा। देखिए, शौक से देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो स्टडी मटेरियल में हो और आप कहेंगे सर ये आपके नोट्स के अंदर कवर नहीं था। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कह सकते हो कि एक्सटेंसिव ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। हाँ, प्रैक्टिस करनी है मुझे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, उसके लिए बुक मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड करा है, ताकि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ सकते हैं, कैसे मुझे उनको प्रेजेंट करना चाहिए, उसका आइडिया आपको मिल सकता है। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन की रेंज कहां कहां पर कितने कितने नंबर की हो सकती है, वो सारी मैं आपको इन नोट्स के अंदर मार्किंग करते हुए चल रहा हूं। तो पूरे जो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं ना, इन नोट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है। और इन नोट्स की मार्किंग को बहुत ध्यान से फॉलो करना अपने रिवीजन के टाइम पर, कि कहां पर मैं रीड ओनली कर रहा हूं, जहां पर रीड ओनली है तो रिवीजन में केवल एक बार रीड करके छोड़ देना, और जहां पे क्वेश्चन के लिए मार्किंग करवाई है तो मल्टीपल टाइम्स वहां पे आपकी रीडिंग होनी चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम नालायक को एक बार उसको लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए।
यही प्रैक्टिस को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो शुरू से एक प्रॉमिस करा हुआ था ना आपको कि ऑडिट में इजीली आप 70s 80s में आप जा सकते हो। बिलीव मी, ऐसा आप डेफिनेटली स्कोर करके आओगे अगर मेरी इन बातों को आप ध्यान से फॉलो करेंगे। तो ये वाला स्टैंडर्ड खत्म हुआ, बट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे SRE 2410। तो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।